हेलो माय एक्सक्लूसिव कम्युनिटी मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो कैसा लग रहा है आपको पवन पहाड़ी की पहाड़ी कम्युनिटी से जुड़ के, जो डेली क्विज आपको दिया जाता है और उसके बाद नोट्स दिए जाते हैं, साथ में कहावतें और मुहावरे भी चलती रहती हैं। तो उसका फीडबैक भी आप मेरे को देना है ना, और उसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कैसा आपको लग रहा है कम्युनिटी को ज्वाइन करके, ये सब अपना फीडबैक देना। तो आज से हम मेंबर ओनली क्लास भी शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूके ट्रिपल एससी एग्जाम में सामान्य हिंदी से भी लगभग 20 नंबर का पूछा जाता है। उसमें हिंदी व्याकरण से पूछा जाता है, जिसमें संधि, समास, देश शब्द, विदेश शब्द, तत्सम, तद्भव शब्द, ये सब आता है। और साथ में जो हिंदी साहित्यकार हैं, लगभग 12 से 15 साहित्यकारों का नाम यूके ट्रिपल एससी ने अपने एग्जाम सिलेबस में दिया हुआ है। हम शुरुआत करेंगे हिंदी के एक ऐसे ही साहित्यकार जो उत्तराखंड से ही थे, तो उनका नाम भी उस सिलेबस में है, तो उनको हम पूरा कवर करेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है, अगर आप इस क्लास को पूरा अटेंड करेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो लगभग इस टॉपिक के 30 से 35 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। आपको दोबारा उस साहित्यकार को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना समय गवाए, क्योंकि समय बहुत अमूल्य है, तो बिना समय गवाए क्लास शुरू करते हैं। चलो तो दोस्तों, स्वागत है आपका पवन पहाड़ी सर की क्लास में। आज से लगभग 6-7 साल पहले मैंने ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया था, तो फिर से एक नई शुरुआत हो रही है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी के बारे में। ये हमारे हिंदी के बहुत ही जाने माने साहित्यकार हुए हैं और हमारा सौभाग्य है कि इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। तो इस वजह से इनसे रिलेटेड सवाल आने के बहुत चांसेस होते हैं हमारे एग्जाम में। लैंसडाउन में एक पाली नामक गांव है, तो वहां इनका जन्म हुआ था। ये वही जगह है दोस्तों जहां पे गढ़वाल रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स जो हम बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर है। जैसे हमारे कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है रानीखेत में, ऐसे ही गढ़वाल रेजिमेंट या गढ़वाल राइफल का हेडक्वार्टर है लैंसडाउन में। लैंसडाउन का पुराना नाम क्या था, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। इसका नाम था कालो का डांडा। क्या था? कालो का डांडा। कालो मतलब काला और डांडा मतलब पहाड़ी, तो काली पहाड़ियां होंगी वहां, चारों तरफ से वो क्षेत्र घिरा होगा, तो इसका इसलिए नाम कालो का डांडा। तो बाद में जब यहाँ पे ब्रिटिशों का राज हुआ और यहाँ पे छावनी की स्थापना करी गई, तो उस समय के जो एक गवर्नर या वायसराय वगैरह होते थे, ठीक है, तो उसमें से किसी एक का नाम था लैंसडाउन, कुछ नाम था उसका, हेनरी लैंसडाउन करके नाम था। तो उस बंदे के नाम से ही लैंसडाउन नाम पड़ा उस जगह का, है ना। तो तुम ये मत सोचना कि सिर्फ योगी जी ही नाम चेंज करते हैं, हर कोई सरकार नाम चेंज करती है, ठीक है। बस ये है कि योगी जी अपने नाम पे किसी जगह का नाम नहीं रखते, लेकिन अंग्रेज अपने नाम से ही उस जगह का नाम रख देते थे। लैंसडाउन है पौड़ी गढ़वाल जिले में। हमारे भारत देश के हिंदी साहित्य के पहले डिलीट थे, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर बोला जाता है। ये बहुत बड़ी उपाधि होती है साहित्य की। हिंदी भाषा में जो सबसे पहले डिलीट मिली थी वो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी को ही मिली थी। डिलीट मिलने के लिए शोध करना पड़ता है, और वो शोध उन्होंने कहां से किया था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको BHU भी बोलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। शोध किसके निर्देशन में किया था? बाबू श्याम सुंदर दास, और जो इसके पर्यवेक्षक थे, ठीक है, वो थे उस समय टी ग्राहम वैली। तो जो इनका शोध प्रबंध था उसका नाम था द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर, इस टॉपिक पर इन्होंने क्या लिखा था? अपना शोध प्रबंध लिखा था, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ था। और कितनी विचित्र बात है ना कि हिंदी का शोध इंग्लिश में पब्लिश किया। शायद उसमें ब्रिटिश राज था, तो शायद इसलिए उन्होंने इंग्लिश में ये पब्लिश किया होगा। पर बाद में जो इनका ये शोध प्रबंध है द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, ये हिंदी के छात्रों के लिए, हिंदी के शोधार्थियों के लिए हिंदी में भी छपा। किस नाम से छपा? वो छपा हिंदी में निर्गुण संप्रदाय। ये नोट भी करते रहना, ठीक है। हिंदी में छपा, हिंदी में निर्गुण संप्रदाय। इस वैली को सुन के मुझे एक हेली भी याद आ रहा है दोस्तों। सर वेलकम हेली था या हेलकम हेली, क्या नाम था उसका? लास्ट में हेली था। उसी के नाम से जिस राष्ट्रीय उद्यान को हम आजकल कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं, उसको सबसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, हेली नेशनल पार्क। फिर आजादी के बाद जब अंग्रेज यहां से भाग गए तो इसका नाम कर दिया गया था रामगंगा नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने उत्तराखंड वासियों को कई आदमखोर तेंदुओं से बचाया, है ना, उनकी जान बचाई, तो उनके नाम पर फिर ये बाद में कॉर्बेट नेशनल पार्क कहलाया। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो मुख्य मुख्य सफारी जोन है कौन कौन से हैं? एक तो है ढिकाला,
जहां पे बाघ दिखने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और दूसरा है बिजरानी फाटो है, ये अभी नया नया ही खुला है, और झिरना रेंज है। ऐसे करके 4-5 एक ये याद कर लेना। तो बचपन से ही इनको कविताएं लिखने का बहुत शौक था और इन्होंने अंबर नाम से, मुझे लग रहा है कि पीतांबर से ही इन्होंने अंबर शब्द, पीत धन अंबर लिया होगा और इन्होंने अपना उपनाम अंबर रख लिया और इसी नाम से इनकी कविताएं छपा करती थी, कविताएं ये लिखा करते थे। अब हम आते हैं बर्थवाल जी की रचनाओं पे। इन्होंने कई अपने साथी साहित्यकारों के साथ मिलके एक तो योग प्रवाह नाम से लिखा, ठीक है, और एक मकरंद नाम से किताब लिखी। प्राणायाम और विज्ञान व कला नाम से भी इन्होंने एक किताब लिखी। ध्यान से आत्मचिकित्सा, मेडिटेशन से जो सेल्फ हीलिंग होती है, ध्यान से आत्मचिकित्सा, इस नाम की भी इन्होंने किताब लिखी। एक अंग्रेजी बाल उपन्यास है किंग ऑर्थर एंड नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, जिसको लिखा है मूलतः रोजर लेस्लिन ने। तो इस बाल उपन्यास का बर्थवाल जी ने हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद किया था भारत के हिंदी भाषी बच्चों के लिए। बाबा गोरखनाथ की जीवन कथा और उनके उपदेशों पर भी इन्होंने काम किया। गोरखवाणी नाम से वो ग्रंथ प्रकाशित हुआ। पुरुषार्थ पत्रिका के लिए ये लिखते थे। इनकी 3 बहुत फेमस कहानियां हैं, ये भी पूछी जा सकती हैं कि इनमें से बर्थवाल जी की कौन सी कहानी है। तो 3 कहानियां हैं, नोट कर लो। सुशील, कपट, विकट और माधवी। सुशील, कपट व विकट और माधवी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बर्थवाल जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था। अगर आपने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा है तो हिलमैन करके एक पत्रिका निकलती थी अंग्रेजों के जमाने में, ये अंग्रेजी पत्रिका थी हिलमैन, इसका भी संपादन किया था बर्थवाल जी ने। आप में से जिन भाई बहनों ने इतिहास पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो उसमें कई तरह की विचारधाराएं आती हैं, जैसे गांधीवाद, ठीक है, फांसीवाद, साम्यवाद, है ना, मार्क्सवाद, ऐसे करके आता है। ऐसी हिंदी में भी चलता है। जिस जिस कालखंड में जो जो तरह की रचनाएं हुई, है ना, जो जो उसमें चेंज हुए, परिवर्तन हुए, फिर उनको सब मिला के एक विचारधारा के रूप में, कालखंड के रूप में विभाजित किया गया। जैसे आपने सुना होगा छायावाद। सबसे पहले तो जानते हैं कि छायावाद कहते किसे हैं। जिस कालखंड की रचनाओं में प्रकृति, प्रेम, कल्पनाशीलता, है ना, इस पर आधारित सबसे ज्यादा रचनाएं हुई, सबसे ज्यादा काम हुआ, उसको बोलते हैं छायावादी युग। कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछ लेगा आयोग कि हिंदी का रोमांटिक युग किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है छायावाद को, ठीक है। तो प्रमुख छायावादी कवि कौन कौन से हैं? तो जो हमारे मुख्य मुख्य छायावादी कवि हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत, ये भी हमारे उत्तराखंड से थे। कौसानी नाम की एक जगह है अल्मोड़ा जिले में, जिसे गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था, और कौसानी में अनासक्ति आश्रम की स्थापना भी करी थी। अनासक्ति योग नाम से एक गीता पे टीका टिप्पणी भी उन्होंने करी थी, और बहुत काफी दिन तक वो वहां पे कौसानी में रहे थे, ठीक है। तो उसी जगह के सुमित्रानंदन पंत भी हैं, ठीक है। और कभी कभी पूछ लेता है कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था गुसाई दत्त। इनकी रचनाएं भी याद कर लेना, जैसे मेन रचनाएं हैं पल्लव, गुंजन। जब मैंने पहली बार समूह गौ का एक एग्जाम दिया था, ये वीडियो का, ग्राम पंचायत अधिकारी का, तब ऑफलाइन होते थे, सन 2012-13 कुछ तब की बात है। तो उस टाइम पे एक क्वेश्चन आया था सुमित्रानंदन पंत से रिलेटेड कि सुमित्रानंदन पंत को अपनी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये उस समय आया था क्वेश्चन, अब भी आ सकता है। तो वो रचना थी चिदम्बरा। दूसरे छायावादी कवि हुए हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये नाम सुनाई होगा, हाई स्कूल इंटर में इनकी कविताएं भी होती थी। तो इनकी एक बहुत ही फेमस रचना है जिसका नाम है अनामिका। तीसरे छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद। कामायनी करके इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, पर इनको और बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं। फिर आता है, देखो एक लेडी भी है, महादेवी वर्मा। इनका भी उत्तराखंड कनेक्शन है भैया। महादेवी वर्मा होने को तो ये उत्तर प्रदेश की थी, तो एक बार ये उत्तराखंड आई और इनको यहाँ की जलवायु, यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग इतने पसंद आए, इन्होंने कहा कि मैं एक घर यहीं बनाऊंगी। तो इन्होंने मीरा कुटीर, कभी कभी पूछ लेता है, मीरा कुटीर के नाम से रामगढ़ में, मैंने ब्लॉग में भी बताया था आपको, अगर किसी ने वो ब्लॉग देखा है, तो मीरा कुटीर नाम से रामगढ़ में अपना एक घर बनाया। तो हर साल गर्मियों में महादेवी वर्मा रामगढ़ प्रवास पर आती थी और यहाँ पे अपनी रचनाएं लिखती थी। जो इनका बहुत ही फेमस कविता संग्रह है दीप शिखा, तो वो उन्होंने मीरा कुटीर में बैठकर ही
लिखा था। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि महादेवी वर्मा स्मृति संग्रहालय कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, रामगढ़ में। जो 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 इनका पहले घर हुआ करता था, अब उसी को संग्रहालय का रूप दे दिया है। और इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार पता है क्या होता है? हमारे भारत देश में जितनी भी ये मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं शायद, तो उन भाषाओं में जो सबसे अच्छी कृतियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी वाले को मिलता है या फिर तेलुगु वाले को मिलता है, ऐसा नहीं है। 22 भाषाओं में से जिसकी सबसे बेस्ट जो कृति होगी उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो महादेवी वर्मा को भी मिला है किस रचना के लिए? यामा नाम की एक रचना थी, उसके लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो निर्गुणवाद क्या होता है भाई? निर्गुणवाद मतलब इसमें वो कवि आते हैं, वो साहित्यकार आते हैं जिन्होंने भगवान को निराकार मान के, मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई अंश नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ अपने अंदर आत्मा में झांकने को इन्होंने भक्ति भाव माना, उस तरह के रचनाकार निर्गुणवादी कवि कहलाते हैं, है ना। जिसमें सबसे पहले आते हैं जैसे कबीर साहब, ये भी निर्गुणपंथी कवि हैं। और संत रैदास, ये भी निर्गुण धारा के कवि हैं। कबीर दास जी की एक रचना हम शायद 11th-12th में पढ़ते थे, मोको कहाँ ढूंढत बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना काबा जहाँ ये मुसलमान लोग हज करने जाते हैं, है ना, और ना मैं कैलाश में हूँ। मैं कहाँ हूँ? मैं तेरे भीतर हूँ। तो ये ऐसी रचनाएं निर्गुण धारा के कवि किया करते थे। एक सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकादमी कहाँ स्थित है? तो वो है देहरादून में। और इन्हीं के नाम से कोटद्वार महाविद्यालय का नाम भी रखा गया है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार। और इनके सम्मान में हर साल डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल साहित्य पुरस्कार भी दिया जाता है। शायद उसमें 1 लाख रुपए की धनराशि मिलती है मेरे ख्याल से, ठीक है। ये चीजें हैं। बर्थवाल जी ने साहित्यिक निबंध भी लिखे, 2 बहुत फेमस इनके निबंध हुए हैं, बहुत अच्छा काम है। एक है मिस्टिसिज्म, ऐसी नोट कर लो, मिस्टिसिज्म इन हिंदी पोइट्री। और एक कबीर साहब पे भी लिखा है इन्होंने, मिस्टिसिज्म इन कबीर। ये इनके 2 प्रमुख निबंध है। अब बर्थवाल जी ने हिंदी साहित्य के लिए जो काम किया है उसको एक क्लास में समेट पाना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, UKSSC एग्जाम के तहत जो हमने बताया वो इनफ है, ठीक है। इसमें लगभग सब कुछ कवर हो गया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप इसके नोट्स बना लेना, ठीक है। और आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं कि कैसे हम अपनी कम्युनिटी को और अच्छा कर सकते हैं और अच्छे से मैं आपकी तैयारी करा सकता हूँ, क्योंकि आप लोग अभी तैयारी में हो, ठीक है, आपको पता है कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या सिलेबस है ना, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो आपके जो भी सुझाव होंगे वो सादर आमंत्रित है, मैं उन पर अमल करूंगा और धीरे धीरे मैं भी आपके साथ इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप फीडबैक जरूर देना, ठीक है। बहुत जल्दी एक और नई क्लास के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।